हाय फ्रेंड्स। अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि जो पूर्व मौर्य काल है, इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्व मौर्य काल। और इस समय जो हमारा चलेगा वो चलेगा मौर्य काल। इसके बाद हमारा चलेगा उत्तर मौर्य काल। ठीक है ना, मौर्योत्तर काल जिसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी विवेचना करेंगे। लेकिन अब हमारा मौर्य काल का जो बीच का भाग है मौर्य काल, ये चल रहा है। इससे पहले हमने आपको पूर्व मौर्य काल पढ़ाया था। इसके बाद में हम आपको उत्तर मौर्य काल पढ़ाएंगे। तो अभिमान एकेडमी में तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट नंबर 15 चल रहा है। तो ये आपका ये हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, ये कहाँ कहाँ पर आपके लिए कामयाब है देख लीजिए। ये जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट है, तो जहां जहां पर भी जीएस आएगी वहीं वहीं पर आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की हो, एलटी ग्रेड की हो, यूपी एडिट जूनियर की भर्ती है, यूपी टेट है, सी टेट, यूपी एसआई दरोगा, यूजीसी नेट, एसएससी कोई परीक्षा हो, बैंक की कोई परीक्षा हो, कुल मिलाकर जहां पर भी जीएस आएगी वहां वहां पर एनसीईआरटी तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना। बिना एनसीईआरटी के जीएस की परिकल्पना बिल्कुल ही हो नहीं सकती। ये अपना अभिमान एकेडमी का चैनल है, ये आप इसको ज्वाइन कर लें, आपको पता ही होगा पहले से। इंस्टाग्राम पर अभिमान एकेडमी अंडरस्कोर, इसको आप जरूर फॉलो करें। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है ना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ के आंसर्स मिल जाएंगे सबके। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना समय खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैचिंग कराने के लिए बोला गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को हम मिलाएंगे सैंड्रोकॉट से। क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और इंडिका नामक किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज ने इंडिका में सैंड्रोकॉट्स कहा है, जिसका अर्थ है दानियों का दानी। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात या अमित्रोचेटस, मित्रों के साथ दगा या घात करने वाला बिंदुसार। अशोक का दूसरा नाम है प्रियदर्शी और चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। तो यहाँ जो दिए गए विकल्प है, इनमें आपको मैच करना होगा कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। अब चंद्रगुप्त में आ रहा है पहले टू, क्योंकि चंद्रगुप्त को सेंड्रोकॉट्स, तो टू देखें आप पहले कहां पर है। देखिए इन दोनों में तो टू है नहीं, इनको काट दीजिए। टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है। अब हम देखेंगे बिंदुसार को कहा गया है अमित्र घात, नंबर 3। तो देखिए दो के बाद नंबर 3 आना चाहिए, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। जो गलत है पहले उसको काट दो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला पॉइंट है सहागौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये बात तो करेक्ट है कि जो सहागौरा वो है ताम्रपत्र, वो महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। ह्वेनसांग राजगृह में श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है। ह्वेनसांग जो है राजगृह और वैशाली में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है फाइयान ने संकीसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त अभिलेख की चर्चा करी है। फाइयान ने, जो महावीर स्वामी की ओर इशारा करता है। ये बात भी करेक्ट है। देखिए सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है, अशोक की जो लिपि है, वो टील पैंथर ने पढ़ी। ये तो गुनाह हो जाएगा, टील पैंथर ने नहीं, ये पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने। ये किसने पढ़ी थे? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, और किसी ने नहीं पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, अंकी बिंदी और लगेगी यहाँ पे। जेम्स प्रिंसेप सही आंसर है, ये गलत है। टीथ पैंथर जो दे रखा है ये गलत है। तो यह इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि आपसे ये पूछा गया था कौन सा गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो गलत है। डी का गोला आपको काला करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। सबसे पहले विल्किंस ने सैंड्रोकॉट्स की पहचान की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करी है। ये बात तो करेक्ट है कि सबसे पहले विल्किंस ने सैंड्रोकॉट्स की पहचान करी। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस किताब को लिखा था मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक किताब में। ये भी पूछ लेते हैं सैंड्रोकॉट्स का नाम, सैंड्रोकॉट्स कहाँ पे है, तो वो है इंडिका नामक किताब में। जो जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था मेगास्थनीज राजदूत, जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था अपनी बेटी हेलेना का हालचाल पूछने के लिए। दूसरा पॉइंट है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि के अलावा अर्धमागधी लिपि में भी लिखे हुए हैं।
और प्राकृत भाषा में भी लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पर जो है दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को मैच करिए, कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक, और देखिए उत्तर पथ ये आपको राजधानी है और ये आपको राजधानियां मिलानी है, ये प्रांत हैं और उनकी राजधानी है। ठीक, अब प्राशी की जो राजधानी थी, प्राशी की राजधानी वो थी उज्जैनी, है ना। तो डी पर आएगा 4, तो इसमें डी पर 4 नहीं है, आप इसको काट दीजिए, डी पर 4 इसमें तो है नहीं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अवंती की जो राजधानी है, अवंती राष्ट्र की, देखिए मैच करिए, स्वर्णगिरी आएगी, दक्षिणापथ आएगी, उत्तर पथ आएगी। तो यहाँ पर उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि हमें पहले को तीसरे से मैच करना है, दक्षिणापथ को 1 से मैच करना है, अवंती राष्ट्र को मैच करना है पाटलिपुत्र से और प्राशी को। तो यहाँ बिल्कुल ऑप्शन के दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने बनवाया। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो जो सांची का जो स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, जो कि सत्य का प्रतीक है। सांची का मतलब है सत्य। अगला है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली है ना, दार्शनिक थे, लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी प्रिंस, उसकी रचना किससे की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अशोक के इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं, ये भी सच है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी देता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। पहला है भाब्रू शिलालेख अशोक का मिलता है, गलत है, भाब्रू शिलालेख तो अशोक का नहीं था। रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी अशोक की पत्नी कारुबा की और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। देखिए अशोक का एक पुत्र और भी था और एक बेटी भी थी, बेटा का नाम था महेंद्र, है ना, और बेटी का नाम था संगमित्रा, है ना। और अशोक के एक पुत्र का और उल्लेख मिलता है तीवर का, और पत्नी का नाम कारुबा की। तो ये बात करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धौली शिलालेख जो है उसमें अशोक ने ये कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और कंधार द्विभाषी शिलालेख में मछुआरे और आखेटक की चर्चा की गई है। तो यहाँ तीनों सही है। पहला पूछा था कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत है, भाब्रू शिलालेख अशोक का नहीं है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके काल में। देखिए कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले ही कौटिल्य थे, उन्हीं की देखरेख में कौटिल्य बड़े हुए, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बड़े हुए। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इसका सर्वप्रथम किस अभिलेख से होता है, अशोक का अभिलेख है। अशोक के अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शासक बनने से पहले अवंती उज्जैनी का उपशासक था। ये बात तो सच है कि शासक बनने से पहले जो अशोक है वो उपशासक था उज्जैनी का। उसने 273 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता ग्रहण करी। राज्याभिषेक उसका 273 ईसा पूर्व में हुआ और 261 ईसा पूर्व में उसने अपना अंतिम युद्ध लड़ा कलिंग का। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा डी, चारों ही जो है ऑप्शन यहाँ पर मतलब वो करेक्ट है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है वो ये देखिए रुम्मिनदेही या रुम्मिनदेही। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख जो है वो 7वां शिलालेख है। ये दोनों ही बात करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम को भू राजस्व की संज्ञा दी गई है ना। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व, मतलब एक गांव जो है उसको भू राजस्व या रियासत का उल्लेख मिलता है, वो किस में है ना। तो लुम्बिनी में जो स्तंभ लेख मिला है अशोक का उससे मिलता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बारीकी से आपको देखना है, कहीं
अगला है अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसकी सेवाएं ली थी। देखिए रज्जुक ने भी हेल्प करी, प्रादेशिक ने भी करी और आपका युक्त ने भी करी, तीनों ने ही हेल्प करी थी। उत्तर हो जाएगा ये सभी। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इन सब की हेल्प ली। अशोक की धम्म नीति है क्या? सबसे इंपोर्टेंट बात कि अशोक की धम्म नीति क्या थी। अशोक की वो थी सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है अपने ऊपर नियंत्रण। जो सेल्फ कंट्रोल है उसकी चर्चा की गई थी अशोक के द्वारा। तो अब आप देखेंगे इसमें सेल्फ कंट्रोल की बात किसमें करी गई है, तो वो करी गई है स्वयं नियंत्रण। तो यही अशोक की धम्म नीति थी कि अपने ऊपर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक था, ये भी सच है ना। और इंडिका की रचना सेल्यूकस ने नहीं करी, इंडिका की रचना करी थी मेगस्थनीज ने। किसने करी थी? मेगस्थनीज ने। ठीक, जिसकी है ना जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी को देखने आया था कि वो सही रह रही है नहीं रह रही है, क्योंकि युद्ध हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे शादी कर ली थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा था और मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका। ये जो इंडिका नाम लिखा हुआ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा गया है, ऊपर हमने पढ़ा था अभी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म दो भागों में बट गया, ये भी सच है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर गलत है कि इंडिका की रचना सेल्यूकस ने की थी, जबकि इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण अभिलेख जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, डी। तो यहाँ पर डी अभिलेख में अब उसमें ही उद्धरण की चर्चा करी गई है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करता है, गलत है। अर्थशास्त्र राजा को परिभाषित करता है, ना कि राज्य को, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये राज्य नहीं है। और दूसरे में भी लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति है, गलत है। ये केवल राजा को ध्यान में रखकर, क्योंकि कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र को बनाया तो उनके दिमाग में एक व्यक्ति था जो कि निरंकुश था और अय्याश था, जिसका नाम था धनानंद। मैंने धनात्मक लिख दिया, धनानंद। तो धनानंद जो है आम्बिक का पिता था। धनानंद को ध्यान में रखकर, धनानंद एक नंबर का विलासी और लोगों को सताने वाला आदमी था। चंद्रगुप्त मौर्य की मां मुरा को इसने बंदी बना लिया था, दासी बना लिया था। तो यहाँ पर दोनों ही बात गलत है कि राज्य की बात चल रही है, जबकि बात चलनी चाहिए अर्थशास्त्र में राजा की। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन है भारत का अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए भारत में अशोक का शासनकाल चलता है 273 से 232 ईसा पूर्व। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को कई बार छोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें से कौन सी बात विवादास्पद है ना? सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित कर दिया, सच है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए उपहार में, ये भी सच है। मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार के आया, ये भी सच है। उपरोक्त में से कोई भी बात गलत नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। आपसे पूछा था कौन सी बात विवादास्पद है, उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी बात सत्य है, कोई बात विवादास्पद नहीं है। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने का अधिकारी कौन था? मतलब जो राजस्व का मतलब है टैक्स कलेक्टर कौन था? आपसे वो ये पूछ रहे हैं टैक्स कलेक्टर कौन था, ठीक है ना। तो देखिए सन्निधाता था या प्रतिष्ठा था या युक्त था या समाहर्ता था। तो जो सन्निधाता है उसका काम ये था टैक्स को वसूलने का मौर्य प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है रुमिंदेई स्तंभ पर अभिलेख अशोक के धम अभिलेख के, रुमिंदेई जो अभिलेख है उस पर उत्कीर्ण अशोक के धम के बारे में जानकारी देता है, ये सही है। या निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कड़ो गमन स्तूप की यात्रा किए जाने का अभिलेख मिलता है। देखिए पहला गलत हो जाएगा, रुमिंदेई अभिलेख जो है वो धम से जुड़ा हुआ नहीं है। रुमिंदेई अभिलेख में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो ये बात गलत हो जाएगी कि अशोक के धम के बारे में जानकारी देता है। तो हम पहला तो हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही, मतलब केवल दूसरा सही है यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर
गलत है। अब क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाने का काम है। अशोक का रुमिंदई स्तंभ किस बात से संबंधित है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये अशोक के रुमिंदई अब स्तंभ से हमको पता लगता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुमिंदई अभिलेख, है ना। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके जुड़ते रहेंगे एक के साथ, एक के बाद एक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा सही नहीं है। मतलब मौर्य काल में जो व्यापार होता था इसके बारे में बताना है आपको। व्यापारिक प्रक्रिया लाभांश पर राज्य का नियंत्रण होता था, सच है। वस्तुओं के राज्य की कड़ी निगरानी होती थी, ये भी सच है। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त कर सकता था, ये भी सच है। वस्तुओं पर 1/10 का टैक्स है, ये गलत है, क्योंकि मौर्य काल में 1/10 टैक्स नहीं था, बल्कि 1/10 टैक्स जो टैक्स है वो कहलाता था सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी जो है ये औरंगजेब के जमाने में शिवाजी से वसूला जाने वाला टैक्स था, सरदेशमुखी। और एक टैक्स और था शिवाजी के जमाने में जिसका नाम था चौथ। तो चौथ वसूला जाता था शिवाजी से, और सरदेशमुखी जो जो मराठा जीतते थे तो जीत के माल में से 1/10 हिस्सा कहलाता था। तो ये मौर्य काल के बारे में नहीं है, बल्कि ये मराठा और औरंगजेब के काल की बात चली जाएगी। तो 1/10 टैक्स नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए 1/10 टैक्स कब था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है, एक्सप्लेन किया है। देखिए पिलनी लेखक हुए, उन्होंने भी स्ट्रैबो, होपोडोरस, एरियन। तो एरियन ने, हापोडोरस ने, स्ट्रैबो ने, पिलनी ने, इन चारों ने ही मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है, उसके बारे में जानकारी दी है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में निम्नलिखित मतों में से कौन सा सही से संबंधित है। देखिए मौर्य प्रशासन खत्म क्यों हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार हुआ, उसके बाद उनका बेटा अशोक हुआ, है ना। देखिए सबसे पहले हमारे कौन हुए, सीएम। सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद हुए अशोक, अशोक के बाद उनका बेटा तीवर हुआ, और उनका बेटा महेंद्र हुआ। ये ज्यादा ताकतवर नहीं थे। महेंद्र को तो श्रीलंका भेज दिया था उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये उतने बड़े राजा नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं कमजोर उत्तराधिकारी जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है। तो डीएन झा ने जो बात कही है वो बिल्कुल करेक्ट कही है कि मौर्य प्रशासन कमजोर प्रतिनिधि के रूप में मारा गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नगर प्रशासन के संदर्भ में कौन सा गलत है। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई कहलाता था। देखिए नगर का तो कहलाता था एस्ट्रोनोमई, और एस्ट्रोनोमई की हेल्प करता था एग्रोनोमई। अगला है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 5 समितियों द्वारा होता था। ये गलत है, 5 समितियां नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, गलत हो जाएगा। जिले का अधिकारी एग्रोनोमई जो होता था वो नगर अधिकारी, नगर अधिकारी कौन है, एस्ट्रोनोमई, उसकी हेल्प करता था एग्रोनोमई। मैंने अभी बताया आपको, हेल्पर एग्रोनोमई, और जो काम करता था वो एस्ट्रोनोमई। तो यहाँ पहला क्षमा चाहते हैं, आपसे पूछा गया है कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आईएएस पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है, नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक कहते हैं नगर मजिस्ट्रेट को, नगर मजिस्ट्रेट को। अब देखिए सी पर आएगा 3, तो सी पर 3 ना तो इसमें है, और सी पर 3 ना ही इसमें है, तो पहला ये 2 बच गए। दूसरा, जो कोषाध्यक्ष होता है या अक्ष पाटलिक जो होता था, अक्ष पाटलिक का काम था लेखा अधिकारी, केंद्रीय लेखा अधिकारी जो था वो अक्ष पाटलिक कहलाता था, ये भी सच है। तो डी पर आ जाएगा 4। अब डी पर 4 इसमें तो है नहीं, इसमें है डी पर 4, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। समाहर्ता कहते हैं कलेक्शन करने वाले को, टैक्स को, ट्रेजरी ऑफिसर को, संग्राहक को कहते हैं। और सन्निधाता हमने अभी भी ऊपर ही पढ़ा था, जो टैक्स कलेक्टर होता था, है ना, उसको। ये टैक्स कलेक्टर बाहर से टैक्स कलेक्टर था, और ये जो संग्राहक था ये खजांची था एक तरीके से, जो खजाने के पास बैठा रहता था। ये मौर्य प्रशासन का काल है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में जरूर आएगा यहाँ से। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित डायनोसिस और हेराक्लीस किसे गया, बहुत ही अच्छी बात है। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को तो कहा था डायनेसिस, और मेगास्थनीज ने भगवान कृष्ण को कहा था हेराक्लीस। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शिव और वासुदेव कृष्ण। हेराक्लीस तो हो गए, वासुदेव कृष्ण,
और डायनेसिस हो गए भगवान शिव। तो मेगास्थनीज ने किताब कौन सी लिखी थी? मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फ्रेंड, हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज होती है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।